हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 3 एंड 4। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 से। क्वेश्चन 3 है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्क्वायर जो है वह एक कोऑर्डिनेटर है, वह एक पैरेललोग्राम भी है, वह एक रोम्बस भी है और एक रेक्टेंगल भी है। कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर में एक कोऑर्डिनेटर, पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्योंकि जो हमारा स्क्वायर है वो क्या है, एक यूनिक कोऑर्डिनेटर है, एक स्पेशल कोऑर्डिनेटर है। इसके पास कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी तो है ही, इसके अलावा इसके पास पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी है। तो कैसे वह आपको लिखना है। तो भाई सबसे पहले बताओ कि स्क्वायर जो है वो एक कोऑर्डिनेटर कैसे है। स्क्वायर एक कोऑर्डिनेटर है क्योंकि कोऑर्डिनेटर के पास होती है 4 साइड एंड 4 एंगल, और हमारे स्क्वायर के पास भी 4 साइड और 4 एंगल है। तो यहाँ पे हमने लिखा है अ कोऑर्डिनेटर, अ स्क्वायर इज अ कोऑर्डिनेटर बिकॉज इट हैज 4 साइड एंड 4 एंगल। और लिख लीजिए 4 साइड एंड यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं एंड 4 एंगल। ठीक है, इसके पास हमारे जो स्क्वायर के पास भी कोऑर्डिनेटर की तरह ही 4 साइड और 4 एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी वाली प्रॉपर्टी भी एक स्क्वायर रखता है। कैसे? अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स अपोजिट साइड आर इक्वल लेंथ एंड पैरेलल। तो भाई एक स्क्वायर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी रखता है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि इसकी भी अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की तरह पैरेलल होती है। और कैसी होती है? इक्वल होती है। अगर ये 6 तो ये भी 6, ये 3 तो ये भी 6। तो अपोजिट साइड पैरेलल भी हुई और इक्वल भी हुई। ठीक है, और इसके अलावा अपोजिट एंगल ऑफ द स्क्वायर आर ऑल्सो इक्वल। अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम की तरह। स्क्वायर के भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और हमारे पैरेललोग्राम के भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री एज अ पैरेललोग्राम। और एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये एडजेसेंट एंगल है, इनका सम 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम की तरह। तो ये प्रॉपर्टी जो स्क्वायर और पैरेललोग्राम में से मिलती जुलती है। स्क्वायर के पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी है, उसके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी तो है ही, पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी वो अपने अंदर रखता है। एक रोम्बस है तो एक स्क्वायर के पास रोम्बस की पास जो प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर के पास भी है। आप देखिए कि रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है। रोम्बस की जो ऑल 4 साइड होती हैं वह इक्वल होती हैं। ये प्रॉपर्टी हमारे रोम्बस के पास है। तो हमारे स्क्वायर की भी जो ऑल 4 साइड होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। हमारे रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो स्क्वायर के भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा जो रोम्बस है उसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो स्क्वायर के भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसी तरह से जो रोम्बस की जो अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो स्क्वायर की भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो इस तरह से एक स्क्वायर रोम्बस के पास जो प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी रखता है एक स्क्वायर अपने पास, इसीलिए ये एक यूनिक कोऑर्डिनेटर है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, स्क्वायर इज अ रोम्बस बिकॉज ऑल साइड ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल लाइक अ रोम्बस, अपोजिट साइड अ पैरेलल एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री। अपोजिट साइड पैरेलल होती है और एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, स्क्वायर एक रोम्बस है क्योंकि उसकी ऑल साइड क्या है, स्क्वायर ऑल साइड ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल है रोम्बस की तरह। ठीक है, और अपोजिट साइड पैरेलल होती है एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है। रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी भी रखता है कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बिकॉज अपोजिट साइड इक्वल। इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है। ऑल एंगल आर 90 डिग्री, जितने भी एंगल है वो 90 डिग्री होते हैं। इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बोथ डायगोनल आर सेम लेंथ। स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में ही जो डायगोनल होती है वो सेम लेंथ की होती है। स्पेशल क्वालिटी होती है हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के पास। अब आप देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल
स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, मैं रेक्टेंगल भी बना लेती हूँ और स्क्वायर भी बना देती हूँ। अब आप देखिए कि स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे है, क्योंकि इसके पास क्या है, अपोजिट साइड इक्वल है और हमारे रेक्टेंगल के पास भी अपोजिट साइड इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद है क्या, इसके जो अपोजिट साइड पैरेलल होती है, हमारे रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड पैरेलल है और इसकी भी अपोजिट साइड पैरेलल है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री है, रेक्टेंगल का भी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री है और ऑल एंगल 90 डिग्री रेक्टेंगल के पास भी होते हैं और स्क्वायर के पास भी होता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल, अब देखिए इन दोनों के पास ये प्रॉपर्टी तो आपने 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, रेक्टेंगल और स्क्वायर की। अब इसमें एक दोनों में एक खास चीज़ जो होती है उसको आप दोबारा समझ लीजिए, पहले भी बता चुकी हूँ कई बार, एक बार और समझ लीजिए कि ये जो है हमारा स्क्वायर है और ये जो रेक्टेंगल है, इनकी जो डायगोनल होती है वो सेम लेंथ की होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर रेक्टेंगल की ये वाली डायगोनल अगर 8 सेंटीमीटर की है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। रेक्टेंगल के पास 2 डायगोनल है तो ये बोथ डायगोनल जो है वो कितने सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की है। इसी तरह से हमारे स्क्वायर के पास भी 2 डायगोनल है तो ये 2 डायगोनल जो है वो सेम लेंथ की होगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। बोथ डायगोनल्स आर सेम लेंथ। तो ये प्रॉपर्टी हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के पास होती है। इन अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बोथ डायगोनल्स आर सेम लेंथ। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने क्वेश्चन 3 जो है वो कर लिया है। अब हम क्वेश्चन 4 की ओर मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन 4, 5, 6 तीनों ही देख लेते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, हम फटाफट कर लेंगे। तो क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 कह रहा है नेम द कोऑर्डिनेटर हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा है कि उस कोऑर्डिनेटर का नाम बताइए, वह कोऑर्डिनेटर्स बताइए जिनकी डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करती हो एक दूसरे से। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 कर रहे हैं हम कि ऐसा कोऑर्डिनेटर बताइए जिसकी डायगोनल आपस में बाइसेक्ट होती हो। तो कोऑर्डिनेटर तो आप जानते ही हैं, कोऑर्डिनेटर होता है कुछ इस तरह का फिगर जिसके पास 4 साइड हो, 4 एंगल हो और 4 वर्टेक्स हो, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटर। अब कोऑर्डिनेटर के पास डायगोनल होती है जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है ना। यह कोऑर्डिनेटर की अपोजिट वर्टेक्स है और इन अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है उसे हम कहते हैं डायगोनल। तो एक कोऑर्डिनेटर के पास 2 डायगोनल होती हैं। अब आपको कोऑर्डिनेटर पता है, डायगोनल पता है। अब बाइसेक्ट वर्ड से क्या मतलब है कि ये जो डायगोनल है ये O पॉइंट पे मीट होती हैं, O पॉइंट पे मीट होती हैं और ये 2 पार्ट में बट जाती हैं। ये इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। O पॉइंट पे जब ये डायगोनल मीट होती हैं तो इनके 2 पार्ट हो जाते हैं। और ऐसे कोऑर्डिनेटर का नाम बताओ जिसमें जो ये डायगोनल के जो 2 पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 बराबर हिस्सों में बांट देना। तो ऐसे कौन से कोऑर्डिनेटर हैं जिनकी डायगोनल 2 बराबर हिस्सों में बट जाती है। जब ये 2 बराबर O पॉइंट पे मीट होती हैं तो इसके 2 हिस्से हो जाते हैं। और ऐसे कौन से कोऑर्डिनेटर हैं जिनकी डायगोनल 2 बराबर हिस्सों में बट जाती है। तो देखिए ऐसे कोऑर्डिनेटर, एक तो हमारा ये है, क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की डायगोनल जो होती हैं वो भी 2 बराबर हिस्सों में बट जाती हैं। इसी तरह से अगर हम इसको रेक्टेंगल बनाएं तो रेक्टेंगल की भी डायगोनल जो होती हैं वो 2 बराबर हिस्सों में बट जाती हैं। ऐसा ही हमारे होता है स्क्वायर के साथ और ऐसा ही होता है हमारे रोम्बस के साथ। रोम्बस के साथ भी ऐसा ही होता है, इनकी डायगोनल 2 बराबर हिस्सों में बट जाती हैं, बाइसेक्ट होती हैं आपस में एक दूसरे के साथ। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये ऐसे कोऑर्डिनेटर हैं जिनकी डायगोनल बाइसेक्ट होती है ना। अब यहाँ पे मैंने काइट और ट्रेपेजियम क्यों नहीं लिखा। काइट और ट्रेपेजियम आप देखो, काइट और ट्रेपेजियम जो होता है वो कुछ इस टाइप का फिगर होता है। आप यहाँ पे देखिए, काइट और ट्रेपेजियम जो होता है वो कुछ इस टाइप का फिगर होता है। आपकी काइट जो बनाते हैं हम वो इस तरह से बनती है, ठीक है। ये काइट है, अब इसकी डायगोनल इस तरह से बनेगी। तो आप देख रहे हैं कि ये डायगोनल 2 इक्वल पार्ट में नहीं है ना, 2 इक्वल पार्ट में, इसलिए यहाँ पे हमने काइट नहीं लिखा। और ट्रेपेजियम क्यों नहीं लिखा, ट्रेपेजियम कुछ इस टाइप का फिगर होता है ना।
ट्रापेजियम इस तरह से बनता है। अब इसकी डायगोनल भी आप देखिए कि दो इक्वल पार्ट में नहीं हो रही है, ये वाली डायगोनल छोटी है और ये वाली डायगोनल बड़ी है, इसलिए हमने उन्हीं कोऑर्डिनेटर के नाम लिखे हैं जिनकी डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है। बाइसेक्ट होने का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना डायगोनल का। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन 4 का 1 पार्ट समझ में आ गया। अब 2 देख लेते हैं। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। अब आपको बताना है कि ऐसे कोऑर्डिनेटर का नाम बताइए जिसकी डायगोनल बाइसेक्ट तो हो ही रही है, साथ में वह परपेंडिकुलर भी बना रही हैं। अब आपको परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि डायगोनल बना रही हैं 90 डिग्री का एंगल। डायगोनल जब आपस में बाइसेक्ट हो रही हैं तो वह बना रही है 90 डिग्री का एंगल। जब डायगोनल 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो कहते हैं कि डायगोनल क्या कर रही है, परपेंडिकुलर बना रही हैं। किसी भी कोऑर्डिनेटर में जब डायगोनल 90 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं तो हम कहते हैं डायगोनल क्या कर रही हैं, परपेंडिकुलर बना रही हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है बेस के ऊपर स्ट्रेट लाइन। बेस के ऊपर स्ट्रेट लाइन जब बनती है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है और इसे ही हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का सिंबल कुछ इस तरह का होता है। सिंबल आप सारे याद रखिएगा क्योंकि बड़ी क्लासों में इस तरह से वर्ड लिखे नहीं जाते। परपेंडिकुलर, पैरेललोग्राम, उनके सिंबल बना दिए जाते हैं और आपको उन्हीं से ही समझना होता है कि क्या कहा जा रहा है। तो परपेंडिकुलर का सिंबल आपने समझ लिया। अब आप देखिए कि हमको क्या करना है, ऐसे कोऑर्डिनेटर ढूंढना है जिसकी जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर बनाए। तो आप देखिए स्क्वायर जो है उसकी डायगोनल इस तरह से बनती है ना। अब स्क्वायर में इस तरह से डायगोनल बनती है। अगर आपने सही मेजरमेंट किया है, 4 साइड इक्वल रखी है स्क्वायर की, तो आप जब इसको मेजर करेंगे यहाँ पे आप अपना प्रोटेक्टर रखेंगे और जब इस यहाँ पे मेजर करेंगे इसको तो ये आपको 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। ये भी आपको 90 डिग्री का मिलेगा। आप इसको प्रोटेक्टर रख के मेजर करेंगे और इसे बेस मान के आप इसे मेजर करेंगे तो ये भी 90 डिग्री का मिलेगा। इसे बेस मान के आप इसे मेजर करेंगे तो ये भी 90 डिग्री का मिलेगा। तो स्क्वायर में ऐसा होता है कि जो डायगोनल होती हैं वो परपेंडिकुलर बनाती हैं। जब बाइसेक्ट तो होती ही हैं, साथ में परपेंडिकुलर भी बनाती हैं। और ऐसा और किस में होता है, ऐसा होता है रोम्बस में। ऐसा रोम्बस में भी होता है कि जब डायगोनल बाइसेक्ट तो हो ही रही हैं, साथ में परपेंडिकुलर भी बना रही। रोम्बस कुछ इस तरह का फिगर होता है। तो आप देखिए कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट तो हो ही रही हैं, साथ में परपेंडिकुलर भी बना रही है। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको बेस माने तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसे बेस माने तो ये 90 डिग्री का एंगल है, और अगर इसे बेस मानती हूँ तो ये 90 डिग्री का एंगल है। परपेंडिकुलर इस तरह से भी बनता है, जो हमारा रोम्बस जो है वो इस तरह से भी बनता है, इस तरह से भी बनता है हमारा रोम्बस। तो अगर आप ऑल साइड इक्वल हैं तो आपका 90 डिग्री का ये एंगल ही बनेगा। अगर आप इसे बेस मानेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, इसे बेस मानेंगे तो ये, और इसे बेस मानते हैं तो इसे। अगर आपने मेजरमेंट सही रखा है तो 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे रोम्बस और स्क्वायर। और किसी भी फिगर में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, चाहे आप मेजर करके देख लीजिएगा। आप रेक्टेंगल बनाएं या पैरेललोग्राम बनाएं, वहाँ पे आपको 90 डिग्री के एंगल नहीं मिलेंगे। रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम के डायगोनल को आप जब मेजर करेंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप स्क्वायर के भी जब डायगोनल को मेजर करके देखेंगे तो वो 90 डिग्री के एंगल आपको नहीं मिलेंगे। आप चाहें तो सही मेजरमेंट करके एक स्क्वायर और पैरेललोग्राम बनाइए और उसे मेजर करके देखिए, आपको 90 डिग्री का एंगल नहीं मिलेगा। ये आपको मिलेगा सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर में। आपने अगर सही ढंग से मेजरमेंट किया है, ऑल साइड इक्वल रखी है रोम्बस और स्क्वायर की, तो वहाँ पे आपको 4 एंगल मिलेंगे 90 डिग्री के। ठीक है, जो क्या होगा, बाइसेक्ट तो एक साथ हो ही रहे हैं, साथ में परपेंडिकुलर भी बन रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल। तो ये किस किस में बनता है, ये बनता है हमारे रोम्बस और स्क्वायर में। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 देखिए।
आर इक्वल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे कोऑर्डिनेटर के नाम बताइए जिसकी डायगोनल जो है वो इक्वल हो। अब आपको पता है कि एक कोऑर्डिनेटर के पास क्या होती हैं, दो डायगोनल होती हैं। एक कोऑर्डिनेटर के पास दो डायगोनल होती हैं। अब आपको ऐसे कोऑर्डिनेटर के नाम बताने हैं जिसके पास दोनों ही डायगोनल इक्वल लेंथ की हो। तो मैंने आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ाते समय बताया था कि इनकी बोथ डायगोनल जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी बोथ डायगोनल जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर में ही ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे इक्वल लेंथ वाली डायगोनल किसके पास होती हैं, इक्वल लेंथ वाली डायगोनल होती है हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगल के पास। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 4 हो गया है। अब क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? क्वेश्चन 5 कहता है एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। आप बताइए कि जो एक रेक्टेंगल है वो एक कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है। अब आप सबसे पहले तो ये जानिए कि कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर क्या होता है। कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर उस कोऑर्डिनेटर को कहते हैं जिसकी जो वर्टेक्स जो होती है वो क्या होती है, राइज होती है, आउटवर्ड होती हैं। जैसे ये वर्टेक्स है, ये कोऑर्डिनेटर है, इसकी जो वर्टेक्स है वो क्या है, राइज है, आउटवर्ड है ना, बाहर की ओर है। और ये होगा हमारा कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। और कॉनकेव कोऑर्डिनेटर क्या होता है? कॉनकेव कोऑर्डिनेटर वो होता है जिसकी एक वर्टेक्स जो होती है वो अंदर की तरफ होती है। अब ये भी एक कोऑर्डिनेटर है, इसकी ये वाली जो वर्टेक्स है वो अंदर की तरफ है। तो ये क्या है, हमारा कॉनकेव कोऑर्डिनेटर है। और इसकी एक खासियत और होती है कि इसकी एक डायगोनल आउट एक्सटीरियर होती है। अब ये जो वर्टेक्स है, इन दो वर्टेक्स को ये डायगोनल इस तरह से मिला रही है। और ये क्या है, एक्सटीरियर है ये डायगोनल। यहाँ पे तो इंटीरियर है, एक डायगोनल इंटीरियर है लेकिन दूसरी डायगोनल जो है वो एक्सटीरियर है। जबकि हमारा जो रेक्टेंगल है, जो रेक्टेंगल होता है उसका क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी जो डायगोनल होती है वो इंटीरियर होती है ना। रेक्टेंगल की जो बोथ डायगोनल होती हैं वो इंटीरियर होती हैं। और इसके अलावा इसकी जो वर्टेक्स होती हैं वो राइज होती हैं, आउटवर्ड होती हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। तो आपको समझ में आया रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आपके लिए, रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर सिंस इट्स वर्टेक्स आर राइज्ड एंड बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स लाई इन इट्स इंटीरियर। तो रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी वर्टेक्स है वो कैसी है, राइज है, बाहर की ओर है। और बोथ ऑफ इट्स डायगोनल लाई इन इट्स इंटीरियर, और इसकी जो डायगोनल है वो इंटीरियर है, अंदर की तरफ है। जबकि कॉनकेव कोऑर्डिनेटर में जो डायगोनल होती है वो एक्सटीरियर होती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन 5। अब हम क्वेश्चन 6 की ओर मूव करते हैं। अब क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 कह रहा है ए बी सी जो वो है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट ऑफ द राइट एंगल। आप यहाँ पे इस फिगर में देखिए, इस फिगर में कहा जा रहा है ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दिख रहा है आपको राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि बी पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो हमारा ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अपोजिट साइड पे जो है ए सी है, इसकी अपोजिट साइड पे ए बी सी की अपोजिट साइड पर है ए सी। इसके मिड में हमारा ओ पॉइंट है। ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ओ है। तो ए सी का जो मिड पॉइंट ओ है वो क्या कर रहा है, वो आपको ओ ए, ओ सी और ओ बी है वो इक्वल लेंथ की है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है कि आपकी जो ओ सी है, ओ बी है और ओ है वो इक्वल लेंथ की है। आप इसको सेपरेटली यहाँ पे बना के देख लीजिए। आपका क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है। और इसकी अपोजिट साइड क्या है, ए सी है। ए सी इसकी क्या है, अपोजिट साइड है। और इस अपोजिट साइड के मिड में एक पॉइंट है ओ, है ना। मिड पॉइंट इसका क्या है, ओ है। अब ये कह रहा है कि ये जो ए सी के ऊपर जो ओ है वो क्या कर रहा है, ओ सी को
ओ सी, ओ ए और ओ बी, है ना, समझ रहे हो ना, ओ सी, ओ ए और ओ बी, इनको इक्वल लेंथ में बांट रहा है। तो ऐसा क्यों है कि आपके ओ सी, ओ ए और ओ बी, है ना, ये इक्वल है। तो ऐसा क्यों है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इक्वल लेंथ की है। देखिए आगे यही कहा गया है, एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्विलेंट फ्रॉम ए बी सी। आप बताइए कि ओ जो है वो ए बी सी से इक्विलेंट कैसे है ना। तो द बोथ लाइन आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। अब यहाँ पे आपको कहा गया है कि इसकी जो अपोजिट साइड है, उसके अपोजिट साइड में हमने क्या करा है, डॉटेड लाइन बना दी गई है। इसके अपोजिट साइड में डॉटेड लाइन बना के हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से आप बताइए कि कैसे ओ सी, ओ ए और ओ बी इक्वल लेंथ के हैं। तो स्टूडेंट आप देखिए, जब हमने अपोजिट साइड में डॉटेड लाइन बना के एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, तो ये पूरा फिगर बन रहा है एक रेक्टेंगल। ये पूरा फिगर एक रेक्टेंगल बन रहा है। यहाँ पे वर्क कर रही है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी इस फिगर के साथ वर्क कर रही है, इसीलिए यहाँ पे ओ ए, ओ सी, ओ बी और ओ डी इक्वल लेंथ की है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लिख के बताना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी जो अपोजिट साइड होती है वह इक्वल होती है। ए डी इक्वल है बी सी के, इसी तरह से ए बी इक्वल है सी डी के, है ना। इसी तरह से इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ए डी पैरेलल है बी सी के और ए बी पैरेलल है सी डी के। समझ रहे हैं आप। तो इसकी क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होती है और अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है। इसके अलावा इसके जो ऑल एंगल होते हैं वह होते हैं 90 डिग्री के। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे रेक्टेंगल के पास। और इसकी जो डायगोनल होती है, इसके पास दो डायगोनल होती हैं और ये दोनों ही डायगोनल इक्वल लेंथ की होती हैं। अगर ये 12 सेंटीमीटर है, अगर ए सी 12 सेंटीमीटर है तो हमारी बी डी भी 12 सेंटीमीटर होगी। इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ओ सी जो है वो ओ सी, ओ बी और ओ ए इक्वल है। अब यही सारी बातें हमें यहाँ सॉल्यूशन में लिखनी है। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे, आप देखिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि आप लिखो एडजेसेंट फिगर, एडजेसेंट फिगर इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, आपका जो एडजेसेंट फिगर है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो सो आपकी जो है ए बी जो है, ए बी जो ये है, ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के। देख रहे हो ना, आपकी जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, आपकी जो ए डी है, आपके पास जो ए डी है वह पैरेलल है बी सी के। ठीक है, वह बी सी के पैरेलल है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है आपकी जो ए बी है वह इक्वल है सी डी के। इक्वल भी तो है ये, तो ये सी डी के इक्वल है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, आपकी जो ए डी है वह भी इक्वल है आपकी बी सी के। ठीक है, यहाँ पे ये काम हो रहा है क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ऑल एंगल्स आर इक्वल हैं। ठीक है, ऑल एंगल आर इक्वल है ना, 90 डिग्री आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। ऑल एंगल इक्वल है जो कि क्या है, 90 डिग्री के हैं। अब आपको है ना, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ। और क्या हो रहा है यहाँ पे, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ, both diagonals are equal length and bisect
ईच अदर, ठीक है। वो डायगोनल जो है वो इक्वल लेंथ की है और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। तो उससे क्या हो रहा है, इससे बाइसेक्ट कर रही है तो उससे क्या हो रहा है, देयरफॉर, THEREFORE, देयरफॉर इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि जो हमारी AB है, जो हमारी AO है वो इक्वल है, जो हमारी AO है वो इक्वल है OC के। इसी के कारण ऐसा हो रहा है कि जो हमारी AO है वो इक्वल है OC के और जो हमारी OC इक्वल है OB के। समझ रहे हैं, OC इक्वल है OB के और OB इक्वल है OD के, ठीक है। तो इसी कारण क्योंकि इसकी जो डायगोनल है वो इक्वल लेंथ की है, इसीलिए ऐसा हो रहा है कि जो हमारी OA है या फिर मैं AO बोलूँ, हमारी AO जो है वो इक्वल है OC के। इसी तरह से मेरी जो OC है वो इक्वल है OB के और जो OB है वो इक्वल है OD के। यही यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब लास्ट में एक लाइन हम और लिखेंगे, वो हम लिखेंगे हैंस ये वाला जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, हैंस O इज इक्विडिस्टेंस, हैंस O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने बता दिया कि जो है हमारा O जो है इस तरह से इक्विडिस्टेंस पे है A, B और C से। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 3, 4, 5 और 6 चारों ही इस वीडियो में कर लिए हैं। इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज तो हमने कंप्लीट कर ही ली है, हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है और मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सभी कुछ डिटेल में कराए हैं। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो बनाती रहूं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।